student, welcome to overall tutorial classes. This is our lecture series number 4 of theory of demand. आज हमारी क्लास 4th है जो कि हमारी चल रही है थ्योरी ऑफ डिमांड यानी कि मांग का नियम या फिर मांग की अवधारणा। आज हमें जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हमें देखना है मांग के नियम के अपवाद, यानी कि कोई भी जो नियम होता है उसकी कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होती है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसे कारण होते हैं जहाँ पर वो नियम लागू नहीं होते। तो इसी तरह से हमारे कुछ मांग के नियम के अपवाद है जिनके ऊपर मांग का नियम लागू नहीं होता। तो स्टार्ट करते हैं। मांग के नियम के कुछ अपवाद भी हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि कुछ वस्तुओं की कीमत अधिक होने पर उनकी मांग का विस्तार होता है तथा कीमत कम होने पर उनकी मांग का संकुचन होता है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि हमारे प्राइस और डिमांड में हमारा जो रिलेशन होता है वो हमारा नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो हमारी डिमांड क्या होगी, कम होगी। ये हमारा क्या था, नेगेटिव रिलेशन। लेकिन जो हमारा मांग के नियम का अपवाद है उसके अंदर हमारा क्या होगा कि अगर किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, और अगर किसी की प्राइस कम होगी तो उस वस्तु की डिमांड घटेगी, यानी कि उसके बीच में हमारा क्या हो, कौन सा रिलेशन होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा। तो ये हमारा क्या होता है, मांग के नियम का अपवाद होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मांग के नियम के अपवाद के अंदर कीमत और मांग में पॉजिटिव रिलेशन यानी कि धनात्मक संबंध होता है। इसलिए जो हमारे मांग वक्र का ढलान होता है वो बाएं से दाएं यानी कि ऊपर की ओर होता है। यानी कि अगर यहाँ पे आप डिमांड कर्व देखेंगे मांग के नियम के अपवाद में, जैसे कि हमने मांग के नियम में देखा था कि हमारा जो मांग वक्र है, जो डिमांड कर्व है, वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था। लेकिन जो हमारा मांग के नियम के अपवाद में होता है वो हमारा डिमांड कर्व नीचे से ऊपर की ओर जा रहा होता है, यानी कि बाएं से दाएं की ओर जा रहा होता है। तो ये हमारा होता है। तो मांग के नियम के कुछ मुख्य अपवाद कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है प्रतिष्ठा सूचक वस्तु, यानी कि आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। यानी कि ये हमारी कौन सी वस्तुएं होती हैं जिनके अंदर सामाजिक प्रतिष्ठा पाई जाती है, यानी कि जिसकी वजह से किसी व्यक्ति का सोशल स्टेटस का पता चलता है। उनकी मांग अगर कीमत ज़्यादा होती है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, और अगर कीमत कम होती है तो उसकी डिमांड क्या होती है, कम होती है। जैसे कि अगर यहाँ पे आप एग्जांपल लें गोल्ड का, गोल्ड के केस में क्या होता है कि अगर आपके गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, अगर आपके गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, और अगर गोल्ड का प्राइस कम हो रहा है तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी, क्योंकि गोल्ड को एक प्रतिष्ठा सूचक वस्तु माना जाता है। यदि इनकी कीमत कम हो जाती है तो इन्हें प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं नहीं माना जाएगा और उनकी मांग कम हो जाएगी। ये वस्तुएं मांग की अवहेलना करती है, जैसे कि मूल्यवान हीरे तथा पुरानी कारें इनके उदाहरण हो सकते हैं। दूसरा हमारा होता है गिफन वस्तुएं, यानी कि गिफन गुड्स। गिफन वस्तुएं उच्च दर्जे की निम्न कोटि की वस्तुएं होती है, बहुत ही उच्च ऋणात्मक आय प्रभाव को दर्शाती है। यानी कि आय के प्रभाव को क्या कहा जाता है कि गिफन वस्तुएं, जैसे कि हमने पीछे देखा था कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी कीमत कम होने पर
उनकी डिमांड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे कि परिणाम स्वरूप जब ऐसी वस्तुएं की कीमत गिरती है तो अन्य वस्तुओं की तुलना में सापेक्षतया सस्ती होने पर भी इन वस्तुओं की मांग भी कम हो जाती है। यानी कि यह लोकप्रिय रूप से गिफन वस्तु का विरोधाभास होता है। नेक्स्ट हमारा जो रहता है मांग के नियम का अपवाद, उसके अंदर क्या रहेगा, जब उपभोक्ता वस्तु की कीमत के द्वारा उसकी गुणवत्ता की जांच करता है। यानी कि यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो वस्तु की कीमत के अनुसार उनकी गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। यानी कि उन व्यक्तियों के अनुसार वस्तुएं उनकी गुणवत्ता की जांच के अनुसार की जाती है। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें, मांग के नियम का उस समय उल्लंघन किया जाता है जब वस्तुओं का कीमत के द्वारा उनकी गुणवत्ता जांच करते हैं। जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति गोल्ड को अगर उसकी कीमत कम हो जाती है तो उसको खरीदना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसके अनुसार उसकी कीमत कम इसलिए हुई है क्योंकि उसकी गुणवत्ता कम है। और जैविक फार्मों के उत्पाद भी यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए जाते हैं कि जैविक फार्मों के उत्पाद को खरीदने की उभरती हुई प्रवृत्ति इस तथ्य की व्याख्या करती है। यद्यपि बाजार में जैविक उत्पादों तथा गैर जैविक उत्पादों की कीमत में अधिक अंतर होने के कारण समाज के धनी वर्ग जैविक उत्पादों को बहुत ही उच्च गुणवत्ता का मानते हैं। तो ये हमारा मांग के नियम का अपवाद है, जिसके अंदर हमने देखा कि जहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता, इस केस में जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। यानी कि उसका स्लोप जो होता है वो कौन सा होता है, हमारा पॉजिटिव स्लोप होता है। यानी कि वो नीचे से ऊपर और बाएं से दाएं जा रहा होता है। नेक्स्ट हमारा है, अब हमें देखना है कि मांग वक्र का ऊपर की ओर ढलान जब मांग का नियम असफल होता है, यानी कि जहाँ पे मांग का नियम लागू नहीं होता, वो हमें यहाँ पे देखना है। जैसे कि यहाँ पे रहा, देखिए यहाँ पे प्राइस जो है वो P1 से बढ़ के कितना हो गया, P2 हो गया। और यहाँ पे क्वांटिटी भी बढ़ के कितनी हो गई हमारी, Q1 से Q2। यानी कि जो हमारा डिमांड कर्व है वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। ये हमारा कौन सा स्लोप है, ये हमारा पॉजिटिव स्लोप कहलाता है। इसको क्या कहा जाता है, पॉजिटिव स्लोप कहा जाता है। जब मांग का नियम असफल हो जाता है तब मांग वक्र का ढलान नीचे की ओर नहीं होता, यानी कि वो ऊपर से नीचे की ओर जा रहा होता है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर टॉपिक है, अब हमें देखना है मांग वक्र पर संचलन और मांग वक्र में खिसकाव। ये दोनों ही टॉपिक हमारे अलग अलग टॉपिक हैं। एक स्थिति ऐसी होती है जिसके अंदर मांग वक्र पर क्या होता है, संचलन होता है, और दूसरे केस में हमारा क्या होता है, मांग वक्र में खिसकाव होता है। जैसे कि संचलन का मतलब क्या होता है कि ऊपर से नीचे की ओर या फिर नीचे से ऊपर की ओर, और खिसकाव का मतलब होता है आगे की ओर या फिर पीछे की ओर। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले देखना है मांग वक्र पर संचलन से अभिप्राय है मांग के विस्तार और मांग के संकुचन से। यानी कि मांग का विस्तार क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड तब होता है जब वस्तु की अपनी कीमत घटने पर इसकी मांगी गई मात्रा में वृद्धि हो जाती है। यानी कि अगर यहाँ पे आप देखें फिगर के द्वारा इसको हम देखना चाहें, तो अगर आप यहाँ पे देखें, फिगर बनाते हैं हम, जैसे कि मान लेते हैं हमारा यहाँ पे P1 है, मान
मान लीजिए हमारा यहाँ पे P1 है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, Q1 है। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया वर्तमान कीमत। अगर ये कीमत घट के हमारी P2 हो जाती है, यानी कि कीमत कम हो जाती है, तो हमारी क्वांटिटी क्या हो जाती है, Q1 से Q2 हो जाती है। यानी कि जहाँ पे हमारी कीमत कम होती है वहाँ पे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। इसको क्या कहा जाता है, मांग वक्र में विस्तार कहा जाता है। तो अगर आप इसका स्लोप देखें तो कहाँ से कहाँ है, ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। तो इसको क्या कहा जाता है, मांग वक्र में विस्तार, यानी कि मांग का विस्तार कहा जाता है। या फिर अगर आप इसका देखें, मांग में संकुचन क्या होता है, तो मांग में संकुचन अगर आप इसका रिवर्स कर देते हैं, मान लेते हैं अब जो हमारा ब्लू कलर वाला है वो हमारा क्या है, P1 है, और हमारी कीमत बढ़ के कितनी हो गई हमारी, जिसको हमने पिंक कलर से लिख रखा है, वो हमारा P2 हो गया है। तो अगर आप इसको P2 मान लें तो इस केस में हमारा जो कर्व है वो ब्लू से हमारा पिंक की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मांग में संकुचन कहा जाता है। ये कब होता है, जब वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि होने से मांगी गई मात्रा में कमी होती है, उसको क्या कहा जाता है, मांग का संकुचन कहा जाता है। तो नीचे इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है, वो हम देखते हैं कि मांग वक्र में खिसकाव क्या होता है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब हमें देखना है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। पहले हमने देखा था एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। ये जो दोनों हमारे पार्ट हैं, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व, ये हमारे जो पार्ट होते हैं वो हमारे पार्ट होते हैं मूवमेंट के। यानी कि हमारा जो कर्व है वो ऊपर से नीचे क्या करता है, मूवमेंट करता है। अब हमें देखना है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, यानी कि हमारा जो कर्व है वो आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ हमारा क्या कर जाता है, शिफ्ट कर जाता है। वो हमारा किस केस में होगा वो हमें यहाँ पे देखना है। तो देखेंगे, शिफ्ट इन डिमांड कर्व से अभिप्राय उन सभी स्थितियों से है जब वस्तु की मांग में वृद्धि या कमी की अपनी कीमत के अतिरिक्त मांग के अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण होती है। यानी कि हमने मांग के नियम में पढ़ा था, मांग का नियम क्या कहता है, अन्य बातें समान रहने पर जब भी किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। ये क्या होता है, हमारा मांग का नियम होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त, यानी कि वस्तु की खुद की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन मांग के अन्य तत्वों में परिवर्तन हो सकता है। कीमत को छोड़ के जितने भी परिवर्तन होंगे उनकी वजह से मांग में वृद्धि या कमी होती है, तो हमारे मांग वक्र में क्या होता है, खिसकाव होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कर्व बना के देखें तो किस प्रकार से बनेगा वो हमें यहाँ पे देखना है। ये हमारा यहाँ पे प्राइस रहेगा और ये हमारी जो अभी की क्वांटिटी है वो रहेगी। तो हमारा डिमांड कर्व यहाँ पे, अगर किसी भी उपभोक्ता की टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज हो जाता है और वो उसके फेवर में होता है, यानी कि वो उसको ज़्यादा खरीदना शुरू कर देता है, जबकि वस्तु की कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, तो हमारा डिमांड कर्व जो है वो हमारा आगे की तरफ शिफ्ट कर जाता है, यानी कि बाएं से दाएं चला जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मांग वक्र में खिसकाव। यानी कि पहले हमारा यहाँ पे
क्याऊ 1 था, जो अब क्या हो गया हमारा क्याऊ 2 हो गया है, जबकि हमारा प्राइस वही है, कीमत में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा। इसको क्या कहा जाता है? मांग वक्र में खिसकाव कहा जाता है। तो नीचे एक हमें फिगर दे रखी है जिसके अंदर हमें बता रखा है कि मांग वक्र पे संचलन कैसे होता है, जो कि हमने देखा था कि मांग वक्र पे संचलन इस प्रकार होता है। सबसे पहले देखिए, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, दोनों ही क्या होंगे? वस्तु की अपनी कीमत में कमी के कारण। अगर वस्तु की कीमत में कमी होती है तो वहाँ पे क्या होता है? मांग में विस्तार होता है। अगर वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि होती है तो वहाँ पे क्या होता है? मांग में संकुचन होता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, यहाँ पे हमारा मांग वक्र में खिसकाव, यानी कि मांग वक्र का शिफ्ट होना, शिफ्ट इन डिमांड का, वो क्यों होता है? मांग में परिवर्तन। और यहाँ पे आपने देखा होगा क्या होता है? मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे ये क्यों होता है वो हमें देखना है कि मांग में परिवर्तन, मांग में कमी या मांग वक्र के नीचे से बाईं की ओर खिसकना क्यों होता है? वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों के परिवर्तन के कारण। अगर वो उसके फेवर में हो रहे हैं तो हमारी क्या होगी? मांग में वृद्धि होगी, यानी कि मांग में वृद्धि, मांग बढ़ जाएगी और हमारा जो कर्व है, वक्र जो है, वो ऊपर की ओर यानी कि दाईं की ओर खिसक जाएगा। अगर वो उसके फेवर में नहीं है, यानी कि उसके विपरीत प्रभाव होते हैं, तो उस केस में हमारी क्या होती है? मांग में कमी होती है और जो हमारा कर्व है वो कहाँ से? बाईं की ओर शिफ्ट हो जाता है। बाकी इसको नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से एक्सप्लेन करके और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि, या फिर आपको ये पूछ लेगा पेपर में कि मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि में अंतर, या फिर मांग में संकुचन और मांग में कमी में अंतर बताइए। तो ये आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कल इसको आगे हम हर एक पॉइंट को फिगर के साथ देखेंगे कि हमारा मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन से हमारा जो मांग वक्र पर संचलन और हमारा मांग वक्र पर जो खिसकाव है वो किस प्रकार होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो जब भी अपलोड की जाए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।